नमस्ते, मैं प्रदीप दलेट। आज हम वाक्य में क्रिया को पहचानना सीखेंगे। वाक्य में क्रिया को पहचानने से पहले आइए जानते हैं क्रिया का अर्थ और उसकी परिभाषा के बारे में। क्रिया का शाब्दिक अर्थ। क्रिया का शाब्दिक अर्थ है करना या होना। क्रिया की परिभाषा। इस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। परिभाषा में स्पष्ट कहा गया है कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो। अब यह करना या होना क्या है, तो इसको हम उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। जैसे हमारे पास पहला उदाहरण है, मोहन लिख रहा है। इस वाक्य में जो यह लिख शब्द है, यह लिख शब्द क्रिया है। और इससे पहले ही स्पष्ट हो रहा है कि इस वाक्य में जो मोहन है, मोहन करता है और मोहन लिखने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे हमें इस बात का बोध हुआ। बोध अर्थात पता चला कि मोहन इस वाक्य में जो काम कर रहा है वो लिखने का काम कर रहा है। जो क्रिया का शाब्दिक अर्थ हमने बताया कि क्रिया का शाब्दिक अर्थ करना या होना है। तो यह वाक्य मोहन लिख रहा है, इससे परिभाषा की एक बात तो स्पष्ट हो गई कि जो परिभाषा में कहा गया था कि जिस शब्द से किसी कार्य करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। तो इससे पता चल गया कि मोहन क्या कर रहा है, मोहन लिखने का काम कर रहा है। दूसरा शब्द आया होना। जो ये होना शब्द है, यह भी क्रिया को दर्शाता है। उदाहरण के लिए यह पुस्तक है। इस वाक्य में आपको लग रहा होगा कि इस वाक्य में कोई भी क्रिया नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वाक्य में जो यह है शब्द है, यह है शब्द भी क्रिया को दर्शा रहा है। यह है शब्द क्रिया का ही काम कर रहा है। इसे हम सहायक क्रिया कहते हैं, क्योंकि इस है के माध्यम से हमें पुस्तक की स्थिति का बोध हो रहा है। आपने इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जो शब्द किसी की स्थिति को दर्शाए, जिससे आपको किसी की उपस्थिति का पता चले, वह शब्द भी क्रिया का काम करेगा। और उस शब्द में यदि क्रिया स्पष्ट रूप से दिखाई न दे, तो उस शब्द में जो यह है, हूँ, था, होगा आदि शब्द हो गए, इन शब्दों को हम सहायक क्रिया कहेंगे। अब इन दोनों उदाहरण के माध्यम से आपको क्रिया की परिभाषा के बारे में पता चल गया होगा। तो चलिए शुरू करते क्रिया के बारे में पढ़ना। लेकिन क्रिया के बारे में पढ़ने से पहले क्रिया के मूल रूप के बारे में जान लेना भी अति आवश्यक है। जो ये क्रिया के मूल रूप होते हैं, इसे धातु कहते हैं, और इन धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है। तो चलिए पढ़ते हैं थोड़ा सा धातु के बारे में। धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे खा, पी, पढ़, लिख, सो, जाग, उठ, बैठ आदि। यह सभी धातु है। और इन धातु में ना प्रत्यय जोड़ देने से क्रिया का निर्माण होता है। जैसे खा धातु में ना प्रत्यय जोड़ देने से खाना हो गया, पी में ना जोड़ने से पीना हो गया, पढ़ में ना जोड़ने से पढ़ना हो गया आदि। तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो जाती है कि क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहते ही रहते हैं। उदाहरण के लिए, मोहन ने खाना खाया। इस वाक्य में जो यह खाना शब्द है, यह क्रिया है। अगर आपने किसी क्रिया में धातु को पहचानना होगा, तो धातु को पहचानने का एक सरल सा तरीका है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको एक वाक्य को दोहराना होगा, और इस वाक्य को दोहराने से जो आपके पास अंत में जो शब्द निकलेगा, वो शब्द ही धातु होगा। उदाहरण के लिए, जैसे हमने खाना शब्द में धातु को पहचानना है, तो कैसे पहचानेंगे? आपको इस वाक्य को दोहराना होगा, खाना है तो तू खा। तो जो यह अंत में शब्द निकलेगा, अंत में क्या निकला? अंत में निकला खा। तो जो ये अंत में शब्द निकलेगा, यह धातु होगा। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे पीना है तो तू पी। तो अंत में जो यह पी शब्द निकला, यह धातु है। इस प्रकार से आप क्रिया में धातु को पहचान सकते हैं। आप क्रिया के मूल रूप को जान सकते हैं। तो अब आपको धातु के बारे में भी पता चल गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्रिया के बारे में पढ़ना। कर्म या रचना। कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं। नंबर 1 अक्रमक क्रिया, नंबर 2 सक्रमक क्रिया। यहाँ पर जो यह अक्रमक शब्द है, इस अक्रमक शब्द में जो यह अवर्ण जुड़ा है, इस अवर्ण का यहाँ पर अर्थ नहीं से है,
और जो सक्रमक क्रिया में स वर्ण जुड़ा है, इस स का अर्थ है सहित। तो अक्रमक का अर्थ हुआ जिसमें कर्म ना हो, और सक्रमक का अर्थ हुआ जिसमें कर्म हो। अक्रमक क्रिया की परिभाषा। जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती उन्हें अक्रमक क्रिया कहते हैं। परिभाषा में पहले ही स्पष्ट किया गया है कि ऐसे वाक्य जिन वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं होगी, जिन वाक्य में कर्म नहीं होगा, वो क्रिया अक्रमक क्रिया होगी। अक्रमक अर्थात जिसमें कर्म ना हो, अर्थात जिस वाक्य में कर्ता, क्रिया और सहायक क्रिया हो, वह उदाहरण अक्रमक क्रिया का होगा, क्योंकि उस वाक्य में कर्म नहीं होगा, वो बिना कर्म से भी अपना पूरा अर्थ दे देगी। उदाहरण के लिए जैसे राम आता है, इस वाक्य में राम करता है, आता क्रिया है और है यह सहायक क्रिया है। तो इस वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर क्रिया का प्रभाव सीधा राम पर पड़ रहा है, क्योंकि इसमें कर्म है ही नहीं। तो यदि बीच में कोई अन्य शब्द होता तो क्रिया का प्रभाव कर्म पर अवश्य पड़ता। तो इस वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं है, यह वाक्य बिना कर्म से भी अपना पूर्ण अर्थ दे रहा है। दूसरा है बच्चे रो रहे हैं, इस वाक्य में बच्चे करता है, रो क्रिया है, रहे है यह सहायक क्रिया है। तो इस वाक्य में भी कर्म की आवश्यकता नहीं है, यह वाक्य भी अपना पूर्ण अर्थ दे रहा है। अगला है मंजू हंसेंगी, इस वाक्य में भी जो एक क्रिया है, क्रिया क्या है? हंसना। इस क्रिया का प्रभाव सीधा मंजू पर पड़ रहा है, क्योंकि इसमें कर्म का अभाव है। तो एक बार फिर स्पष्ट करते हैं कि जिसमें कर्म ना हो और क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़े, वह क्रिया अक्रमक क्रिया कहलाएंगी। अगला है सक्रमक क्रिया। सक्रमक क्रिया की परिभाषा। जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता पड़ती है उन्हें सक्रमक क्रिया कहते हैं। इस परिभाषा में पहले ही स्पष्ट किया गया कि जिन वाक्यों को कर्म की आवश्यकता पड़ेगी उस वाक्य को सक्रमक क्रिया कहेंगे। अब कर्म की आवश्यकता कैसे? जैसे मंजू सेब खाती है, इस वाक्य में मंजू है कर्ता, सेब है कर्म, खाती है क्रिया और है यह शब्द है सहायक क्रिया। इस वाक्य में जो यह खाती शब्द है यह क्रिया है और इसका सामान्य रूप है खाना। तो क्रिया का प्रभाव यहाँ पर कर्ता पे न पड़ के कर्म पे पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है? जैसे मंजू क्या खाती है? मंजू खाती है सेब। तो यहाँ पर जो ये सेब है यह कर्म है और क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ा, तो इस वाक्य में सक्रमक क्रिया होगी। दूसरा है सीता गीत गाती है, इस वाक्य में सीता करता है, गीत कर्म है, गाती यह क्रिया है यह सहायक क्रिया है। तो यहाँ पर भी जो गाती है, गाती का सामान्य रूप है गाना, यह क्रिया है। तो इस क्रिया का प्रभाव कर्ता पे न पड़ के अर्थात सीता पे न पड़ के गीत पर पड़ रहा है। सीता क्या गाती है? सीता गाती है गीत। तो यहाँ पर जो ये गीत है यह कर्म है, तो इस वाक्य में सक्रमक क्रिया होगी। मैं आपको अक्रमक और सक्रमक क्रिया पहचानने का एक आसान सा तरीका बताता हूँ। यह तरीका उनके लिए अति आवश्यक है जिस व्यक्ति को यह पता ही नहीं चलता कि किस वाक्य में अक्रमक क्रिया है और किस वाक्य में सक्रमक क्रिया है। आपको जो वाक्य दिया जाएगा उस वाक्य से आपने एक सवाल करना है, आपने एक प्रश्न करना है और वो प्रश्न आप दो तरीके से करेंगे। पहला तरीका क्या, दूसरा तरीका किसको। जब आप क्या और किसको करके प्रश्न करेंगे, यदि आपको उस प्रश्न का उत्तर मिल गया तो आप वहाँ पे समझ लीजिए कि इस वाक्य में सक्रमक क्रिया है, और यदि आपको उत्तर ना मिले तो आप समझ लीजिए कि इस वाक्य में अक्रमक क्रिया है, और जो आपको उत्तर के रूप में प्राप्त होगा वह शब्द कर्म होगा। और यदि आपको उत्तर के रूप में कुछ भी ना मिले तो वहां पर आपने बिना सोचे समझे अक्रमक क्रिया लगा देना है।
और यदि उत्तर मिल गया तो आपको वहां पर तुरंत ही सक्रमक क्रिया कर देना है। अब आप सवाल कैसा करेंगे, इस सवाल को हम इन्हीं दो उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। जैसे पहला उदाहरण है, मंजू सेब खाती है। इस वाक्य में आप प्रश्न करो कि मंजू क्या खाती है। आपको वो उत्तर भी उसी वाक्य के अंदर मिल जाना चाहिए। आपने उत्तर अपने आप नहीं सोचना है, वो उत्तर उसी वाक्य के अंदर होना चाहिए। यदि उस वाक्य के अंदर आपका उत्तर है तो वह क्रिया सक्रमक क्रिया है। तो जैसे यहाँ पर आपने सवाल किया मंजू क्या खाती है, तो यहाँ पर आपको उत्तर मिल रहा है, मंजू क्या खाती है, मंजू खाती है सेब। तो जो यह सेब है यह कर्म है और यह वाक्य सक्रमक क्रिया का उदाहरण है। दूसरा है, सीता गीत गाती है। अब इस वाक्य में आप सवाल करो, सीता क्या गाती है, सीता गाती है गीत। तो इस वाक्य में भी जो यह गीत शब्द है यह कर्म है, तो यह वाक्य सक्रमक क्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार से आप अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं और उन उदाहरणों में यदि आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तो वह वाक्य सक्रमक क्रिया का होगा, और यदि आपको प्रश्न का उत्तर नहीं मिले तो वह वाक्य अक्रमक क्रिया का उदाहरण होगा। जैसे एक अक्रमक क्रिया का उदाहरण देते हैं, मोहन हंसता है। इस वाक्य में अगर आप सवाल करेंगे मोहन क्या हंसता है, मोहन किसको हंसता है, तो जब उत्तर नहीं मिलेगा तो वह वाक्य अक्रमक क्रिया का उदाहरण होगा। जो यह सक्रमक क्रिया है, इस क्रिया में कहीं पर दो कर्मों की आवश्यकता भी पड़ती है। इन क्रिया को हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ये द्विकर्मक क्रिया क्या है, तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। द्विकर्मक क्रिया, जिन सकर्मक क्रिया के लिए दो कर्मों की आवश्यकता होती है उन क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब परिभाषा में पहले स्पष्ट किया जा रहा है कि जो सकर्मक क्रिया होगी उस क्रिया के कुछ उदाहरण ऐसे भी हो गए जिसमें दो दो कर्म हो गए। तो उन दो कर्मों को देखकर आपने परेशान नहीं होना है कि इसमें तो दो दो कर्म आ गए, अब ये कौन सी क्रिया होगी, तो वह क्रिया भी सकर्मक क्रिया होगी। लेकिन यदि सवाल इस प्रकार से हो, आपके पास चार विकल्प दिए गए हो और उन चारों विकल्पों में सारे उदाहरण सकर्मक क्रिया के हो, इन विकल्पों में से द्विकर्मक क्रिया को पहचानिए। तो कैसे पहचानेंगे, तो उन वाक्यों में एक वाक्य ऐसा होगा जिसमें दो कर्म हो गए। अब ये दो कर्म कैसे हो गए, उदाहरण के लिए जैसे मोहन ने सोहन को अपनी घड़ी दी। इस वाक्य में दो कर्म है, पहला कर्म है सोहन, दूसरा है घड़ी। और इस वाक्य में एक कर्म गौण होगा और दूसरा कर्म मुख्य होगा। जो दूसरे नंबर पे होगा वो कर्म मुख्य होगा और जो पहले नंबर पे होगा वो कर्म गौण होगा। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे घड़ी है। प्रश्न करने पर भी आपको उत्तर मिलेगा, मोहन ने सोहन को क्या दिया, मोहन ने सोहन को घड़ी दी। तो जो यह घड़ी शब्द है यह कर्म है और यह मुख्य कर्म है। अगर आपने गौण कर्म को भी पहचानना है कि इस वाक्य में गौण कर्म कौन सा है, तो कैसे पहचानोगे, इसमें भी आप सवाल करो, मोहन ने घड़ी किसको दी, मोहन ने घड़ी सोहन को दी। तो जो ये सोहन है यह भी कर्म है लेकिन यह गौण कर्म होगा, इसमें जो मुख्य कर्म होगा वो घड़ी होगी। दूसरा है, मंजू ने रमा को गाना सुनाया। इस वाक्य में रमा भी कर्म है और गाना भी कर्म है। तो यहाँ पर रमा गौण कर्म है और गाना मुख्य कर्म है। तो हमने पढ़ा कि क्रिया के दो भेद है, अक्रमक क्रिया और सक्रमक क्रिया। इसके साथ साथ परीक्षाओं में प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यह क्रिया भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया से कर्ता के स्वयं करने का बोध न होकर किसी अन्य से कराए जाने का बोध होता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब वाक्य में पहले ही स्पष्ट किया गया कि जो प्रेरणार्थक क्रिया होगी उस क्रिया में जो कर्ता होगा वो स्वयं अर्थात खुद वो अपने आप काम नहीं करेगा, वो दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित करेगा और उसकी प्रेरणा इतनी प्रभावशाली होगी कि जो दूसरा व्यक्ति होगा वो उस कर्ता से प्रभावित होकर के काम करने के लिए मजबूर हो जाएगा और वो काम करेगा। तो जहाँ पर कर्ता
स्वयं काम न करके दूसरों से काम करवाए तो उस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया होगी। उदाहरण के लिए जैसे माँ नौकरानी से कपड़े धुलवाती है, इस वाक्य में माँ करता है और यहाँ पर जो कार्य हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, वो हो रही है कपड़े धोने की। और ये कपड़े कौन धो रही है? ये कपड़े धो रही है नौकरानी। और इस नौकरानी ने अपने आप कपड़े नहीं धोने थे। क्यों धो रही है? क्योंकि नौकरानी को माँ ने कपड़े धोने के लिए प्रेरित किया। जिस वाक्य में कर्ता के कहने पर कोई अन्य व्यक्ति कार्य करे, वह वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण होगा। प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद है। नंबर 1 प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, नंबर 2 द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में धातु रूप के बाद आ जुड़ता है। हमने आपको धातु के बारे में पहले ही बता रखा है कि क्रिया में धातु को किस प्रकार से पहचाना जा सकता है। धातु रूप के बाद यदि आ जुड़े तो वहां पर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी। उदाहरण देके स्पष्ट करते हैं। जैसे क्रिया है कटा, तो यहां पर धातु कट है, कट प्लस आ, ये हो गया कटा। तो एक उदाहरण है मोहन टिकट कटा रहा है। यह वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। कैसे? क्योंकि मोहन खुद टिकट नहीं काट रहा है, वो दूसरों से टिकट कटा रहा है। तो यदि आपने इस वाक्य में यह पहचानना है कि यह वाक्य प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है या द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है, तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया की पहचान है कि धातु के बाद आ जुड़ेगा। तो इस वाक्य में जो ये कटा शब्द है, इसमें कट धातु है और कट के बाद आ जुड़ गया तो कटा बन गया। तो यह उदाहरण प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया की पहचान क्या है? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में धातु रूप के बाद वा वर्ण जुड़ेगा। तो जहां पर आपको धातु रूप के तुरंत बाद वा वर्ण दिखाई देगा तो वह वाक्य द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण होगा। जैसे धातु है कट, कट में वा जोड़ दिया, कट प्लस वा, तो वाक्य हो गया कटवा। उदाहरण देते हैं मोहन स्टेशन मास्टर से टिकट कटवा रहा है। इस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है क्योंकि जो मोहन है वो खुद कार्य नहीं कर रहा है। मोहन से प्रेरित होकर के स्टेशन मास्टर कार्य कर रहा है। और स्टेशन मास्टर क्या कार्य कर रहा है? वो कर रहा है टिकट काटने का। तो यदि आपने पहचानना है कि इस वाक्य में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है या द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है, तो कैसे पहचानोगे? इसकी पहचान होगी कि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में धातु रूप के बाद वा वर्ण जुड़ेगा। तो यहाँ पर मोहन स्टेशन मास्टर से टिकट कटवा रहा है, इसमें कट धातु है और कट में वा वर्ण जुड़ने से ये कटवा हो गया। तो ये कटवा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ मैंने समझाया इसमें से पूरा ना सही तो थोड़ा सा तो आपको समझ आ गया होगा। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।